कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीश गौतम और मेरी पहचान मेरा पंतनगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. वैसे तो हर हफ्ते हम आपको स्टार्स ऑफ पंतनगर में जिन गेस्ट से मिलवाते हैं वो काफी अनुभवी होते हैं, मगर इस बार के जो हमारे गेस्ट हैं ये काफी यंग हैं और अपने इस कैरियर की शुरुआत में ही इन्होंने अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी है। हमारे आज के गेस्ट हैं जिन्होंने हर असफलता को चुनौती समझा और स्वीकार किया, अंधेरे को धिक्कारा नहीं बल्कि दीप जलाने का प्रयास किया, जिन्होंने केवल मैं, मेरा कैरियर, मेरा क्या होगा कि छोटी परिधि से बाहर निकल अन्य विद्यार्थियों की, जूनियर्स की पढ़ाई में कैसे मदद की जाए की चिंता की, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, लगन एवं कर्तव्य निष्ठा के कारण पंतनगर के कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में मिस्टर विकास मंगल का। विकास ने 2010 में पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि स्नातक में प्रवेश लिया। तत्पश्चात महाराष्ट्र में 2014 में एमएससी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में प्रवेश लिया। 2016 में पीएचडी करने हेतु विकास को पंतनगर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दौरान 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कराई जाने वाली एआरएस परीक्षा में विकास को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त हुआ। वर्तमान में वह सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं और जूट ब्रीडिंग पर अनुसंधान कर रहे हैं। जो बात इन्हें स्टार बना दी है वह बात है सामाजिक रूप से असफलताओं से कुछ ना कुछ सीखते हुए संवेदनात्मक स्थिरता का परिचय देना और अपना करियर बन जाने के बाद भी संतुष्ट होकर बैठ न जाना और निरंतर देश में पढ़ रहे कृषि से संबंधित रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी 9 to 5 की नौकरी के बाद भी उनकी चिंता करके उन्हें पढ़ाने के लिए समय निकालना, समय समय पर अपने जूनियर्स के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप, पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप एवं जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े रहना। जीवन की पूर्णता तभी है जब उसमें सेवा भाव हो, तभी जीवन सफल है। विकास ने अपनी सेवा भाव का काफी छोटी उम्र में परिचय देते हुए पंतनगर से ताल्लुक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीना चौड़ा करने का पुनः मौका दिया है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम आपके आभारी हैं कि आपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर स्टार्स ऑफ पंतनगर को दिया। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह गिर जाने की। आज हम विकास से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्या क्या उपलब्धियां आपने इस मार्ग पर अर्जित की एवं पंतनगर का किस प्रकार से योगदान रहा है आपकी अभी तक की यात्रा में। आइए जानते हैं विकास से, विकास के ही शब्दों में। नमस्कार, मैं विकास मंगल, आईडी नंबर 39743 सेक्शन C2। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर का और पंतनगर के लोगों का और स्टार्स ऑफ पंतनगर जो चालू किया गया प्रोग्राम, जहां पर कि पंतनगर के एलुमनाई को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आज भी पंतनगर आपको याद करता है, आज भी पंतनगर की मिट्टी में जो खुशबू है उसमें आज भी आपका योगदान है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं
सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे भी इस काबिल समझा कि इस शो के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया। यदि आप मुझसे पूछते हैं मेरी जर्नी के बारे में, मेरे माइलस्टोन के बारे में, तो मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ मतलब एक शब्द में पंतनगर। कि कैसे मेरा मैथ को छोड़कर बायोलॉजी लेना, फिर मेरा मेडिकल की तैयारी के बीच से निकलकर मेरा एग्रीकल्चर में आना, और एग्रीकल्चर से भी मेरा पंतनगर में आना कुछ इस तरीके का हुआ कि जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, तो मैंने ICAR का ब्राउचर देखा और मैंने देखा कि उसमें BHU का नाम है, और मैंने सोचा कि मैं बड़ा खुश था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लूँगा, क्योंकि मैंने उसका मेडिकल का एग्जाम भी दिया था लेकिन इसमें हुआ नहीं था। लेकिन इंसिडेंस ऐसा हुआ कि ICAR की काउंसलिंग चल रही थी दिल्ली में, और वहाँ पर मुझे कुछ बच्चे मिले जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ रहे थे। वो आए हुए थे अपने जूनियर की कुछ काउंसलिंग के लिए। तब मैंने उनसे पूछा कि मेरी 125 रैंक है ICAR में, मुझे क्या BHU में एडमिशन मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी अच्छी रैंक पर BHU क्यों आना चाहते हो, तुम तो पंतनगर जाओ, क्योंकि हर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का सपना होता है पंतनगर से BSc AG करना। और मैंने भी वहाँ देखा कि फर्स्ट रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक वो पंतनगर में एडमिशन ले रहा है, क्योंकि मैं तो अनजान था एग्रीकल्चर से और ऊपर से पंतनगर से भी। तो मैंने कैसे भी करके लास्ट में 2-3 सीटें बची थी और मुझे पंतनगर में एडमिशन मिल गया, और ये मेरी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था, जिसने मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन दी पॉजिटिव दिशा में। और फिर पंतनगर में आना और पंतनगर में आके सोचना कि यहाँ से तो प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो प्लेसमेंट की सोचना, लेकिन प्लेसमेंट को छोड़कर हायर स्टडी में जाना, और हायर स्टडी में जाने के बाद फिर सोचना कि नहीं, फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, प्लेसमेंट ले लेते हैं किसी सीड कंपनी में, फिर नहीं, फिर और हायर स्टडी में जाना, और एग्रीकल्चर की सबसे टॉप सर्विस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में ICAR के एक इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट बनना। तो ये जो मेरी जर्नी रही, इस जर्नी के बीच में मैंने जो सीखा, मैं कहूँगा कि मैंने पंतनगर में आने के बाद ही सब कुछ सीखा कि किस तरीके के मेरे चैलेंजेस खड़े थे। तो यदि आप मेरी जर्नी के बारे में पूछोगे तो उसमें से यदि आप पंतनगर को माइनस कर दोगे तो मान लो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं। तो कुछ इस तरीके का मेरे लाइफ में पंतनगर का कंट्रीब्यूशन रहा है। जूनियर्स की मदद के लिए समय निकाल पाना हर पंतनगरियन के खून में होता है। अगर ये बोल दिया जाए तो शायद गलत ना होगा, लेकिन बतौर वैज्ञानिक अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने जूनियर्स की मदद के लिए समय निकाल पाना, उनके लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन्हें पढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, इसमें कहीं ना कहीं पंतनगर विश्वविद्यालय का भी योगदान रहा होगा। तो पंतनगर कैसे आना हुआ आपका? तो मैं पंतनगर कैसे आया, तो मैंने वही अपने ICAR का UG का एंट्रेंस दिया, और हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ सीटें होती हैं जो कि वो ICAR के थ्रू भरते हैं। तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं पंतनगर आया, और फिर रानीखेत एक्सप्रेस से हम लोग लाल कुआं उतरे। मैं अपने भाई के साथ आया, भाई मुझे छोड़ने आया, क्योंकि सबसे जब बच्चा नया नया कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो डरता है। फिर हम कहीं हल्द्वानी के किसी होटल में रुके, और वहाँ से मैं अपने भाई के साथ, एक जो नया आदमी था वो हमें नैनीताल लेके गया, और वहाँ हमने जाकर एक्चुअली में उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं, वहाँ के कल्चर्स के बारे में जाना। और वहाँ से आने के बाद चूँकि मुझे तो पहाड़ों में पहले से ही बड़ी उल्टियाँ होती थी बस में, तो वो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। फिर हम वापस आ गए, मैंने आराम किया, अगले दिन पंतनगर में एडमिशन लिया, और पंतनगर के कॉलेजेस को देखा तो मेरा जो मायना था वो बदल गया। कि मैंने जब वहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो मुझे लगता था कि कॉलेजों में तो 8 से 5 क्लासें नहीं होती, लेकिन वहाँ तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो 8 से 5 क्लासें होती हैं। अटेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है, अटेंडेंस के बिना तो यहाँ भले IAS क्वालिफाई कर लो तो भी पंतनगर डिग्री नहीं देगा, और पूरे प्रैक्टिकल्स होते हैं यहाँ, तो आपको हाथों से ध्यान लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं पंतनगर में पहुंचा। वैसे पंतनगर से तो हम सभी रूबरू हैं, पर हर कोई चीज को अपने नजरिए से देखता है। आप पंतनगर के वर्क कल्चर सिस्टम को किस तरह से देखते हैं, और पंतनगर के सिस्टम से किस तरीके से इंस्पिरेशन लेते हैं, और किस तरीके से पंतनगर के सिस्टम से अपने आप को प्रभावित देखते हैं, या जब आप खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो किस तरीके से
उसके लिए पंतनगर के सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं। यदि मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि पंतनगर का ग्रेजुएट होने के नाते आपको इससे क्या क्या फायदे हुए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसके तो लाखों जवाब है मेरे पास। क्योंकि पंतनगर में आने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे सामने जो था, जब मैं आया तो मैंने देखा कि उत्तराखंड के बच्चे आर्मी स्कूल से, अच्छे स्कूल से, हाईली टैलेंटेड हैं वो लोग। कोई भी इवेंट होता था तो वो लोग प्राइज जीत के आते थे, हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, लिटरेरी एक्टिविटी, एक्सटम्पोर, इवेंट्स, कई सारी सोसाइटियाँ चलती थी यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ करना आता नहीं है, तो क्या किया जाए। तभी मैं हमारे एक राजस्थान के सेकंड ईयर में गेवराम सर थे, मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि सर कि मुझे तो इतना कुछ करना आता नहीं है, तो मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, मेरा प्लेसमेंट कैसे होगा। तो बड़े चिंतित थे वो। तो उन्होंने इतना ही कहा उस समय कि एक काम कर, देख कि यहाँ पे तू पढ़ाई कर अच्छी सी और जीपीए बना, अच्छा जीपीए बनाएगा तो जीपीए के बेसिस पे भी तेरा सिलेक्शन या प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैं थोड़ा पढ़ाई करने लगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब मैंने विवेकानंद स्वाध्याय मंडल सोसाइटी ज्वाइन की, जो कि मैंने वो सोसाइटी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता था। बाकी सोसाइटियों से मैं डर गया क्योंकि वहाँ तो इंटरव्यू होते थे, इंटरव्यू से तो मुझे और डर लगता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि बच्चे इंग्लिश में इतने ज़बरदस्त तरीके से स्टेज पे बोलते हैं, हिंदी में इतने ज़बरदस्त तरीके से स्टेज में बोलते हैं। तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैं एक बार स्टेज पर बोलने गया, 1 मिनट बोलना था, मैं 30 सेकंड के बाद ही मेरी धड़कन तेज चलने लगी और मैं स्टेज छोड़ के भाग गया। तभी वहाँ हमारे एक सर थे टेक्नोलॉजी के, आशुतोष सर, उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी इस तरीके से स्टेज छोड़कर नहीं जाएगा। तब मुझे एक सर ने बोला था कि तू क्या इस दुनिया में लोगों की बातों पर केवल तालियां बजाने के लिए पैदा हुआ है। तो उस दिन के बाद से आज भी मुझे गांधी हॉल के सामने एक पेड़ है वो याद है, जहां मैंने 50 to 60 टाइम्स मैंने डिबेट की, स्पीच की, एक्सटेम्पोर जाने से पहले मैं बोलने की प्रैक्टिस करता था। और धीरे धीरे अपने सीनियर की हेल्प से, पंतनगर के लोगों की मदद से मुझे स्टेज पे खड़े होकर लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। लेकिन बोलने के साथ साथ में मुझे अंदर से एक चीज रियलाइज होने लगी कि यार, जो तू लोगों को बोलता है, जो तू लोगों को इंस्पायर करता है, चाहे हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी हार्डवर्क करने के लिए, क्या तू खुद करता है ये चीज? तो पंतनगर ने मुझे इतनी बड़ी चीज दी कि तुझे भी तो पढ़ाई में एक्सेल करना है। तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई में भी धीरे धीरे कोशिश की कि नहीं, मैं किसी छोटी मोटी जॉब को नहीं पकड़ूंगा, मैं अपनी हायर स्टडी में जाके एग्रीकल्चर के मुझे टॉप तक पहुंचना है। और मैं आपको बताऊं कि मैं मास्टर में एक बार था, महाराष्ट्र में एमएससी कर रहा था, वही जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से। तो मुझे एक बार लोगों के सामने खड़े कर दिया गया और कहा गया कि आपको, ये मेडिकल और आईआईटी के बच्चे हैं, आपको 2 आवर्स का इंस्पिरेशन लेक्चर लेना है यहाँ। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने लेक्चर ले भी लिया और लेने के बाद मैंने पंतनगर में अपने सीनियर को फ़ोन किया कि सर, हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं 2 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें थी जिनकी सच में कोई कीमत नहीं थी, वो मुझे पंतनगर ने दी। एक टीचिंग का गुण कि मैं महाराष्ट्र में जाके मास्टर में 3 कोचिंग्स में टीचिंग करने लगा, ओनली ड्यू टू कि पंतनगर ने मुझे वो आवाज़ दी जो कि शायद कहीं अंदर छुपी हुई थी। पंतनगर के लोगों ने मुझे एकदम ज़मीन से उठाया। तो पंतनगर का ग्रेजुएट होने के नाते मैं यही कहूँगा कि मुझे विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में यदि मैं एडमिशन लेता तो शायद मैं वहाँ से वो चीज़ें नहीं सीख पाता जो कि मुझे पंतनगर ने दी। और ये मैं हर बार कहता हूँ और अपनी अंतिम सांस तक कहता रहूँगा कि पंतनगर ने मुझे जो नीचे से ऊपर उठा के लोगों के सामने खड़े होके जो बोलने की जो कला दी, और उस कला के बल पे ही आज मैं, चाहे मैं अपनी ये जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब में कभी भी 9 to 5 जॉब करके सेटिस्फाई नहीं रहता। मुझे ये रहता है कि मैं ऐसा और क्या करूँ जिससे कि मेरा संस्थान आगे बढ़े, मेरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आगे बढ़े, मैं किसानों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। तो मैं फिर कहूँगा कि मेरे पास अभी भी इसके इतने जवाब हैं कि शायद समय कम पड़ जाएगा कि पंतनगर का ग्रेजुएट होने के नाते पंतनगर ने मुझे क्या क्या दिया। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। विकास ने भी प्रत्येक असफलता को चुनौती की भांति देखा और प्रगति पथ पर बिना रुके चलते चले गए। तो विकास, किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? यदि आप चैलेंज की बात करें
कि कितना चैलेंजिंग रहा, तो सच में मैं कहूँगा कि शुरू में बहुत चैलेंजिंग रहा। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या, और ग्रेजुएशन के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि तू क्या पन्नागर से केवल डिग्री लेकर जाएगा। तो उसके बाद में मेरे सामने पहली प्रॉब्लम जो मैंने की पहले भी बताई कि बोलने वाली थी, तो वो मैंने अपनी धीरे धीरे कम की। दूसरी प्रॉब्लम मेरे सामने इंग्लिश की थी, वो मैंने धीरे धीरे कम की। तीसरी प्रॉब्लम मेरे सामने ये थी कि भाई कोई भी प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करना, क्योंकि आज भी मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊं कि थर्ड ईयर में मैं था, एक छोटा सा इवेंट था कि भाई पन्नागर को 50 साल बाद आप किस रूप में देखना चाहोगे, और मैंने उसमें कुछ पॉइंट हिंदी में लिखे, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में सबमिट करना था। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम सौरभ सिंह खरायत था, उससे मैंने पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करा के जमा करा दिया। कैसे भी मेरा नाम टॉप 12 बच्चों की लिस्ट में आ गया, लेकिन मुझे वहाँ जाके वो प्रेजेंट करना था। उस समय पावर पॉइंट बनाना नहीं आता था, तो मेरे ही एक फ्रेंड ने रात भर, नीरज, जिसने कि पूरी रात बैठकर मेरी पीपीटी बनाई। अगले दिन जब पावर पॉइंट चल रही थी तो लोग जिस तरीके से बोल रहे थे वहाँ पे मैं डर गया, मैं वहाँ से भागने लगा। हमारी एक मैम तनुजा मैम, उन्होंने रोका, देख मत भाग वरना सर नाराज हो जाएंगे। और कैसे भी करके मैं स्टेज पे गया, और मैंने स्टेज पे जाकर सबसे पहला सेंटेंस हमारे डीन के आगे यही बोला कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं हिंदी में बोलूँगा। और बाद में जो एंकरिंग कर रहे थे उन्होंने बोला कि लैंग्वेज कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो कितना बड़ा ये चैलेंज था, लेकिन सबसे बड़ी बात बस यही थी कि पन्नागर ने मुझसे बार बार यही कहा कि कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर। फिर चैलेंज आने लगा मेरे एकेडमिक्स में कि सारे हम लोग हिंदी मीडियम से निकल कर जब गए थे तो सारे आंसर इंग्लिश में लिखने पड़ते थे, तब बड़ी दिक्कत थी। कहीं पे लिखना होता था सॉइल डिग्रेडेशन, उस समय मुझे डिग्रेडेशन वर्ड नहीं पता था, तो हम लिख देते थे सॉइल फटती है, इंग्लिश में लिख देते थे हम लोग। उसको दूर करना सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर्स की नॉलेज लेना, जनरल नॉलेज के बारे में अवेयरनेस होना, इतनी सारी चीज़ें जो कि आगे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना धीरे धीरे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा। उसके बाद भी जब हमने जेआरएफ एग्ज़ाम दिया, जेआरएफ में अच्छी रैंक नहीं आई, तो फिर एक चैलेंज आ गया कि अब क्या करें, कि फेलोशिप भी नहीं है, और क्या बिना फेलोशिप के एडमिशन लिया जाए मास्टर में। लेकिन जो पन्नागर की जो इंस्पिरेशन थी कि नहीं कोई बात नहीं, अभी यदि तू सक्सेस नहीं हुआ तो फिर मेहनत कर तू। मास्टर करने के बाद भी ऐसा हुआ कि मैंने IRI PhD एंट्रेंस दिया, SRF दिया, नहीं हुआ, तो वही पन्नागर की इंस्पिरेशन रही कि नहीं तो अभी भी PhD में एडमिशन ले। तो इस बीच में कई सारे ऐसे चैलेंजेस आते रहे, चाहे फाइनेंशियल थे, चाहे वो पर्सनल थे, लेकिन वो पन्नागर की इंस्पिरेशन रही जो कि इन सारे चैलेंजेस को दबाती रही। क्योंकि जब हम यूजी में थे तो हमें ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते थे, हमें एक छोटे से बच्चे निक के एग्जाम्पल दिए जाते थे कि उसके दोनों हाथ और पैर नहीं हैं और वो सब कुछ कर सकता है, तो तुम क्यों डर जाते हो छोटी छोटी चीज़ों से। तो इन्हीं सारे चैलेंजेस को दूर करने का काम किया पन्नागर ने। क्या खूब खुश मिजाज है वो जगह, जरूर अपने लोगों से जानी जाती है। जिस जगह बसेरा हो उस जगह के हम जाने जाते हैं, या जिस जगह बसेरा हो उस जगह की नुमाइंदगी हम करते हैं। तो मिस्टर विकास, किस तरीके से आप पुराने सुनहरे पंतनगर में अपने साथी, बैचमेट्स, सीनियर्स, जूनियर्स के साथ बिताए दिनों को याद करते हैं? यदि आप पन्नागर के लोगों की बात कहें तो पन्नागर के लोग तो सच में ही अलग ही टाइप के होते हैं कि आप अपना एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रहे हो और आप इंटर स्टेट पहली बार जा रहे हो, तो नए तरह के कल्चर के लोग मिलना, जैसा कि कहते हैं ना कि हर किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, कुछ दूर जाने के बाद भाषा बदल जाती है इंडिया में, तो अलग भाषा, अलग कल्चर के लोग मिलना, ऐसा सोचकर हम लोग गए थे। मम्मी पापा समझा रहे थे कि देख बेटा, किसी से लड़ना झगड़ना मत, अच्छे से रहना। तो ऐसा जब तुम लोग सोचकर जाते हो और उसके बाद में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि खड़े रहते हैं आपकी उंगली पकड़ने के लिए, इस टाइप के लोग मिलना शायद मुझे लगता है कि पंतनगर में ही संभव था।
और फ्रेंडशिप की यदि मैं बात करूं तो फ्रेंडशिप सच में मेरी कुछ लोगों से तो इतनी हुई जो कि मैं उसे टर्म दूं, नाम दूं तो मैं उसे कहूँगा अनकंडीशनल फ्रेंडशिप। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिनको शायद मैं बात करूं, अजय पांडे था, अमित गौर था, स्नेहा अधिकारी थी, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम शायद मैं नाम लेकर मैं उस चीज़ को बताना नहीं चाहता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि मेरी बहुत ज़्यादा, नीरज था, हमारे पूरे विवेकानंद स्वाध्याय मंडल की फैमिली थी, योगिता मैम थी, एक ऐसी मैम जिन्होंने कि मुझे अपनी वाद विवाद प्रतियोगिता की, जो मेरी पहली जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी उसकी पूरी डिबेट उन्होंने लिख के दी 7 मिनट की, और उसी को जाके बस मैंने स्टेज पे बोला। कई सारे सीनियर्स थे जिन्होंने बताया कि देख मेल ऐसे किया जाता है, यूनिवर्सिटी में बड़े लोगों से बात ऐसे की जाती है, एंकरिंग ऐसे की जाती है, बड़े लोग आए तो उनको कैसे इनवाइट किया जाता है, मतलब जिन सारी चीज़ों से मैं अनजान था। और वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्ड आज तक बना हुआ है, और शायद वो बॉन्ड का ही परिणाम है कि आज मुझसे कहा गया है कुछ कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बार बार पंतनगर से कॉल आके बोला जाता है कि आपको यहाँ आके बच्चों के लिए लेक्चर देना है। वो सिर्फ ये पंतनगर के लोगों का इसी बॉन्ड का ही ये परिणाम है। तो पंतनगर तो जाना ही लोगों के लिए जाता है। तो पंतनगर की लाइफ में मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनके लिए मैं बार बार कहूँगा, जो अनकंडीशनल हैं, जो कोई भी काम करने में कुछ सोचते नहीं हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हम सभी ने ये अनुभव किया है। पंतनगर से संबंध रखने के नाते हम कभी अकेले नहीं होते हैं, बिकॉज हम सबके जीवन में कोई ना कोई महत्वपूर्ण पहलू होता है। आपके जीवन में भी एक एस्पेक्ट होगा जिसे आप महत्व देते होंगे। बीइंग नॉट सेटिस्फाई, कि सेटिस्फाइड नहीं होना। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी काम करके यदि मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया तो मुझे लगता है कि फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो मैं कुछ भी करके सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कब तक सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ। मैं वो पोटेंशियल चेक करना चाहता हूँ कि कितना मैं और बेस्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा लोग कहते हैं कि संतोष से बड़ा सुख और असंतोष से बड़ा दुख कोई नहीं है, लेकिन मुझे बस यही लगता है कि तुम यदि सेटिस्फाई हो गए किसी चीज़ से तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि कुछ भी थोड़ा सा पाके या कुछ भी थोड़ा सा करके सेटिस्फाई नहीं होना, और अच्छे के लिए कोशिश करना। जिंदगी तो उतार चढ़ाव का नाम है। हमने आपको कई बार बोलते सुना है कि अंधेरे को क्यों धिक्कारें, आओ मिलकर दीप जलाएं। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा पड़ाव आया होगा जब आपने अंधेरे या फेल्योर का सामना किया हो, और किस तरीके से उस इंसिडेंट ने आपको जीवन में प्रेरित किया। तो मेरे लिए इसका एक एग्जाम्पल बस एक ही है कि एक बार मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसके कारण क्या हुआ कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। उसमें मैंने 18,000 रुपये दे दिए कि मैं और लोगों को जोड़ूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, और बाद में मैंने कुछ लोगों को जोड़ ही नहीं पाया और मैं डर गया। तो जिन लोगों से मैंने पैसे उधार लिए थे 18,000, वो लोग पैसे मांगने लगे। अब मैंने घर वालों को भी ये चीज़ नहीं बताई थी, इवन मैं किसी को आज तक बता भी नहीं पाया। तो मुझे कहीं से भी 18,000 रुपये कलेक्ट करने थे लोगों को देने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया, अपने एक दोस्त को बताया। उस दोस्त ने मेरे लिए कई सारे काम ढूंढे कि कहीं टाइपिंग करके कुछ पैसे मिल जाएं, कहीं से भी पैसे मिल जाएं। तो उन पैसों की तलाश में, कुछ काम की तलाश में मैं क्या हुआ कि कुछ कोचिंग्स में पहुंच गया कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता था। तो उन पैसों के चक्कर में मैंने कुछ कोचिंग्स में पढ़ाना चालू किया, और कुछ ऐसे काम किए जो मुझे पता ही नहीं थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एक ऐसा मूवमेंट था मेरा कि जहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन इस मूवमेंट ने मुझे इतना अच्छा चेंज किया कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता था छुपी हुई हैं, वो इनकी तलाश करते करते मेरे सामने आई। तो मुझे यही लगता है कि हम कुछ भी करते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए गलत भी हो जाता है, वो कनेक्टिंग डॉट का काम करता है। उसका कहीं ना कहीं आगे फर्दर किसी अच्छी चीज़ के लिए उसका लिंक होता है। अच्छे व्यक्तित्व के लिए स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ विचारवान होना भी आवश्यक होता है। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी जानी भी जाती है। समय समय पर ऐसी गतिविधि विश्वविद्यालय में चलती ही रहती हैं
इस पर आपके क्या विचार हैं और किन किन चीजों में आपने भी फोकस किया पढ़ाई के अलावा? पंतनगर के कल्चर की बात करें तो रियली में सबसे डिफरेंट एंड वंडरफुल कल्चर पंतनगर का। आप कंटिन्यूस थ्योरी क्लासेज, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेज, उसके बाद पंतनगर में इतनी सारी एक्टिविटीज चलती हैं कि मैं कहता हूं कि पंतनगर इंसान को किसी चीज़ में जीरो से हीरो बना सकता है। कि आपको कुछ भी थोड़ा भी खेलना आता है तो आप स्टेडियम जाके उस चीज़ के मास्टर बन सकते हो। आपको कंप्यूटर नहीं आता तो कई सारे लोग स्टडी सर्किल वर्कशॉप कराते हैं। आपको बोलना कम आता है तो कई सारे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासें होती हैं। आप थोड़े भी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आप कई सारे इवेंट होते हैं, रोडीज, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंगिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, स्केचिंग में, कंप्यूटर में, और आप गाना गाते हो, आप बैंड परफॉर्मेंस करते हो। तो इतनी सारी चीज़ें पंतनगर में होती थी विद कल्चर, और इतनी सारी सोसाइटी थी। आपको यदि गरीब बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, चेतना सोसाइटी। आपको इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट है, स्पीक मेक सोसाइटी। विवेकानंद जी के थॉट से आप इंस्पायर होते हो, विवेकानंद स्वाध्याय मंडल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, वेटनरी सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात तो पंतनगर में जो हॉस्टल्स के नाम थे वो फ्रीडम फाइटर्स के आधार पर। तो जब भी फ्रीडम फाइटर्स के जन्मदिन आते थे इतने सारे प्रोग्राम्स होते थे। और सबसे अच्छा वहाँ की एजी नाइट, जो एजी नाइट होती थी, होम साइंस नाइट या बैट नाइट, उन प्रोग्राम्स को देखना। और उससे भी अच्छा मुझे लगा पीसीपी। ओहो, सोचा भी नहीं था कि अपने हाथ से धान लगाना और गेहूं लगाना और उसके बाद उसका पैसा प्रॉफिट मिलना। मतलब कि एक ही यूनिवर्सिटी में मुझे ऐसा लगता है कि पंतनगर एक स्मॉल वर्ल्ड है जिसके अंदर सब कुछ है अपने आप में, और उसमें सब कुछ उससे सीखने को मिलता है। और यदि मैं बात करूं कि भाई टीचर्स की, बैचमेट्स की, तो कई सारे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे अपना नीचे से उठाया। चाहे उसमें हमारे गुरविंदर सर थे, डॉक्टर एस के कश्यप सर थे, डॉक्टर एस के गुरु सर थे, मेरे एडवाइजर पीएचडी के डॉक्टर एम के नौटियाल सर है, डॉक्टर सलील तिवारी सर। कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने कि मुझे एकदम नीचे से उठाया। सीनियर्स की बात करें तो वंडरफुल सीनियर्स। फ्रेंड्स की बात करें तो वंडरफुल फ्रेंड्स। मैं यही कहूँगा कि पंतनगर रियली में एक ऐसा छोटा सा संसार है जिसके अंदर सब कुछ निहित है। तो पंतनगर में मेरे ऐसे कई सारे मोमेंट रहे जिसको कि मैंने एंजॉय किया पंतनगर में, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ में। किसान मेला मैं बताऊं, सीनियरों के पीछे जाना, चॉकलेट्स आइसक्रीम खाने, फिर खुद सीनियर बनना, फिर भागना जूनियरों से। रैगिंग वाला पीरियड मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब कि पंतनगर के दौरान बहुत चीज़ें मैंने एंजॉय की। एक बार मैं स्पीक मैकी की डिबेट में फर्स्ट आ गया था, तो उन्होंने हमें, जो रुद्रपुर में रेडिसन ब्लू होटल है, उसमें जो फर्स्ट आए थे उनके लिए लंच था। मतलब इतनी चीज़ें पंतनगर में मैंने एंजॉय की और कई सारे मेरे मूवमेंट पंतनगर में बने। जीवन में सही समय पर सही सुझाव का अहम योगदान होता है। कई बार एक अच्छे सुझाव व्यक्ति की दशा और दिशा को सही मायने में बदलने में भी पूर्णतः सक्षम होती है। तो विकास, आप पंतनगर की वर्तमान पीढ़ी को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो आज की पीढ़ी पंतनगर में पढ़ रही है उनको मेरी एडवाइस है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ये एडवाइस इसलिए है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि पंतनगर विश्वविद्यालय में कभी कभी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, और वो रियली में जो अचीव करना चाहते हैं वो उनको वहाँ की चकाचौंध में कभी कभी भूल जाते हैं। तो मैं वर्तमान की पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि पंतनगर विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, और इस इतिहास को बनाए रखना आपके हाथों में है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आज की जनरेशन को, जब भी फ़ोन करता हूँ, कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत साउंड रहो। बस यही सोचो कि ये हमारा क्रिटिकल टाइम है और ये टाइम बार बार नहीं आएगा। तो आपको एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, को करिकुलर एक्टिविटी भी करनी है, उनमें भी स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन एकेडमिक्स का ध्यान रखिए। इसलिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं पंतनगर के बच्चों से यही कहूँगा कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ पंतनगर, यू आर बाउंड टू द दिस ब्रांड नेम पंतनगर। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, और किसी भी ऐसी चीज़ों में नहीं उलझें जो कि आजकल कुछ स्टूडेंट को मैं देखता था, जो कि आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ करें, आपके फैमिली के साथ खिलवाड़ करें और आपके साथ खिलवाड़ करें। आदर्शों की मिसाल बनकर
जीवन संवारता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक। तो विकास, आज आप स्टार्स ऑफ पंतनगर के माध्यम से साझा कीजिए उन शिक्षकों या गुरुओं के बारे में जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे लिए कि उन गुरुओं की, उन शिक्षकों की बात करना। मैं शिक्षक की जगह गुरु वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि पंतनगर के टीचरों ने मुझे इन्फॉर्मेशन के साथ में वो चीज़ें भी सिखाई जो कि समाज में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। और यही डिफरेंस होता है शिक्षक और गुरु में, क्योंकि शिक्षक केवल इन्फॉर्मेशन देता है और गुरु इन्फॉर्मेशन के साथ में वो चीज़ें भी सिखाता है जो कि समाज में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। तो आज भी मैं उन सारी चीज़ों को याद करता हूँ जो कि पंतनगर ने मुझे सिखाई। चाहे डॉक्टर एस के कश्यप सर, जिन्होंने मुझे बताया कि देख मंगल, तू कभी भी रात को सोए और तुझे सोते वक्त ये ख्याल नहीं आए कि आज जो मैंने किया, क्या उसका नेशन में कुछ ना कुछ रोल है। यदि नहीं है और तुझे नींद आ जा रही है तो इसका मतलब कि यू आर इनसेंसिटिव, तो यू आर बाउंड टू दिस नेशन। तो तुम दिन भर में तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसका नेशन में कुछ ना कुछ रोल हो, और तुम्हें कभी भी छोटा मोटा करके सेटिस्फाई नहीं होना है। चाहे मैं अपने एडवाइजर की बात करूं, डॉक्टर एम के नौटियाल सर थे पीएचडी में, उन्होंने भी जब मैं उनके फर्स्ट टाइम एआरएस देने गया तो उन्होंने कह दिया था कि तेरा सिलेक्शन इस बार में ही होगा। आज भी डॉक्टर एनके सिंह सर, चाहे चावला सर, चाहे कई लोग, गुरविंदर सर, एसपी सिंह सर, एनके सिंह सर, कई लोग ऐसे हैं जो कि मुझे आज तक गाइड करते हैं। मैं उनको फ़ोन करके पूछता हूँ कि रिसर्च में मुझे क्या करना है। तो पंतनगर के शिक्षक, पंतनगर के सीनियर्स, रियली में पंतनगर इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? पढ़ाई के अलावा विद्यार्थी जीवन में किन अतिरिक्त गतिविधियों में खुद को इन्वॉल्व रखते थे, और किस प्रकार से गतिविधियों ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प किया? और साथ ही हमारे पंतनगर के श्रोताओं के लिए आपकी कॉलेज की लाइफ से जुड़ा एक मजेदार किस्सा हो जाए। ये तो आपने बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरी हॉबी क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब मैं पंतनगर में गया था तो मेरे साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे लिए यही था कि मैं ऐसी चीज़ें क्या करूं पढ़ाई के अलावा, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि हॉबी मेरी है क्या, क्योंकि लगता था कि करना तो कुछ आता नहीं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कोई इनबॉर्न हॉबी के साथ में पंतनगर में गया, लेकिन आज यदि आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा हाँ कि जो डिबेटिंग है वो मेरी हॉबी, या फिर कुछ भी कह लो, वो मेरे लिए सब कुछ है। डिबेटिंग जिसने मुझे सब कुछ बनाया। और को करिकुलर एक्टिविटी की बात कहें तो को करिकुलर एक्टिविटी होने के लिए को करिकुलर है, वो मेन नहीं है, लेकिन इन को करिकुलर एक्टिविटी ने मुझे हेल्प की अपनी मेन एक्टिविटी में आगे बढ़ने में। जैसे कि मैं स्टडी सर्किल कराता था, वर्कशॉप कराता था, तो उनकी जब तैयारी करने के लिए मुझे जो दिन रात पढ़ना पड़ता था, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उन्होंने मुझे एक इंस्पिरेशन दी खुद भी कि मैं एआरएस के जब इंटरव्यू में गया तो वो सारी चीज़ें मैंने यूज की अब इंटरव्यू देते वक्त मैं जो लोगों को बताता था। मैं एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए जब लोगों को बताता था कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मेरे भी काम आई। जब मैं बाद में जब पीएचडी में या मास्टर में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने लगा बड़े बड़े कुछ यूनिवर्सिटियों के या पीएचडी के, तो को करिकुलर एक्टिविटी तो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने रियली में मुझे सिखाया कि तुम्हें मेन एक्टिविटियों में लाइफ में कितना अच्छा करना है। और प्रोफेशनल कैरियर बनाने में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प आज इन्हीं एक्टिविटियों ने की, जिनके कारण कई बार मुझे कुछ इनविटेशन भी आते हैं कहीं पे लेक्चर देने के लिए, साइंटिफिक लेक्चर देने के लिए भी आते हैं। और आज मैं साइंटिफिक लेक्चर भी इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ अपने यूजी के उसमें कुछ स्टडी सर्किल, वर्कशॉप या डिबेटिंग, एक्सटेम्पोर इन इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करता था। अब कॉलेज लाइफ इवेंट की बात करें तो देखिए फन का तो यही था कि हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर फेयर होता था, उसमें डीजे की भी एक वो होता था, तो वहाँ सॉन्ग डेडिकेशन होता था। तो हम तो फर्स्ट ईयर में ही थे, तो मैंने 100 रुपये दे के एक हमारी क्लास की लड़की थी उसके नाम पे गाना डेडिकेट करा दिया था। और गाना डेडिकेट कराने के बाद में मुझे पता नहीं था कि गाना डेडिकेट जो कराता है उसको उठा उठा के मारा जाता है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठा उठा के हम उछाला और लाते मारे जाएं कंटिन्यूसली। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अजीब इवेंट था उस समय, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ।
इसके अलावा जो हमारी एजी नाइट होती थी, उस एजी नाइट में भी कई सारे ऐसे इवेंट थे जो कि मुझे इस टाइप की एंकरिंग दी गई कि लोग कहते थे कि तेरे ऊपर सूटेबल नहीं हो रही। मतलब जैसे आपको एक लड़की को प्रपोज करना है और वो लड़की आपके मुंह पे गुलाब का फूल फेंक के आपके दोस्त के साथ चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसे इवेंट थे जो कि मुझे आज तक याद आते हैं। विश्वविद्यालय, खासकर अनुसंधान संस्थानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता रहा है। पिछले समय से अगर आज की स्थिति की तुलना करें तो आप इस तथ्य को कैसे देखते हैं? पंतनगर विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय रहा है जो उस समय इस देश में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था जब इस देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ शिप टू माउथ वाली प्रथा थी, जहाँ अमेरिका से खाना आता था और लोगों का पेट भरता था। उस समय इस विश्वविद्यालय का बनना और इस विश्वविद्यालय में हरित क्रांति के एक्सपेरिमेंट होना, जिस कारण इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जननी भी कहा जाता है, तो नेशन की इकोनॉमी में इसके रोल को तो कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा आज के कंटेक्स्ट में देखूं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा से बताया जाता था पंतनगर में जब एडमिशन लेते थे कि पंतनगर विश्वविद्यालय के छात्र कहाँ कहाँ तक गए हैं। जहाँ 1960 के हमारे सिद्दीकी सर अमेरिका के व्हाइट हाउस में एग्रीकल्चर एडवाइजर बनते हैं, वहाँ पे कई कंपनियों के सीईओ से लेके बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए हैं और जिन्होंने कि नेशन को बहुत कुछ दिया है। लेकिन करंट टाइम में यदि मैं बात कहूँ कि मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी है कि जहाँ पर कि शायद एक डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई कि मैं देखूँ कि बच्चे थोड़ा दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट होने लग गए अपने मेन फील्ड की बजाय। तो थोड़ा सा विश्वविद्यालय को इस कंटेक्स्ट में सोचने की ज़रूरत है कि कैसे उस एक डायरेक्शन फिर से दी जाए और उसी तरह जहाँ कभी बच्चे पंतनगर के टॉपर जो होते थे वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में मास्टर पीएचडी करने जाते थे, वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं रुक गया। या फिर कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ एस्टैब्लिश हो गई तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के बच्चे मतलब कहीं ना कहीं कोई रीज़न रहा है कि जिसके कारण आज थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो मास्टर और जो पीएचडी की रिसर्च है उसको भी पंतनगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ पर हम रिसर्च कर रहे हैं क्या वो काम पहले हो तो नहीं गया, और उस काम को हम दोबारा से कराने की बजाय उस काम को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी फिर से वही मुकाम हासिल करेगी जो कि मुकाम जिसको लेकर के पंतनगर पर हम हमेशा से गर्व करते आए हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि थोड़े से चेंजेस की जरूरत है, नो डाउट वर्तमान परिदृश्य में तालमेल बनाने के लिए तो हमें पूर्ण विश्वास है पंतनगर हमेशा की तरह वर्तमान परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की लौ में जलकर राष्ट्र प्रगति में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। हर फिक्र से अनजान थे, आजाद परिंदों से उड़ा करते थे, वो बचपन ही था जब हजारों सपने पला करते थे। तो विकास, क्या आपके भी कुछ ऐसे बचपन के सपने हैं जो आज भी आपके जहन में बसते हैं? मैं इसे चाइल्डहुड ड्रीम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ड्रीम शायद थोड़ा मेरे बाद में आया कि मेरा आज ड्रीम बस यही है, और पहले भी रहा थोड़ा सा, कि मुझे टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आज भी है, और अभी रिसर्च में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरे जीवन के दो बड़े ख्वाब हैं कि या तो मैं जब ये दुनिया छोड़ूं तो तब मैं अपने बच्चों के बीच में खड़ा रहूं और बच्चों को पढ़ाता रहूं और उसी समय मैं ये दुनिया छोड़ दूं, या फिर मेरा ख्वाब है कि मैं अपने फील्ड में खड़ा रहूं और अपने क्रॉप पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और एक्सपेरिमेंट करते करते ही मैं ये दुनिया छोड़ दूं। ये दो ड्रीम आज भी मेरे साथ हैं कि मैं ज़िंदगी के अंतिम सांस तक ये दो काम करते रहूं और ये काम करते करते ही मैं इस दुनिया को छोड़ दूं। वैज्ञानिकी जीवन में आपने बहुत ही रहस्यों का पर्दाफाश किया एवं नए आविष्कारों के कारक बने। क्या हम उस वैज्ञानिक के जीवन के कुछ खास अनुभव एवं रहस्य जान सकते हैं जिनसे अब तक हम अनभिज्ञ हैं? इस विषय पर मैं बस यही कहूँगा कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया ARS का, तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि विकास यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन रियली में मैं बहुत ही एवरेज था और आज भी मैं एवरेज हूँ। मुझे पहले भी थोड़ा डर लगता था, चाहे वो आंसर लिखने में, लोगों के सामने रिसर्च की बातें करने में, और आज भी मुझे वही फील होता है। लेकिन मैंने कई यूनिवर्सिटियों में बच्चों को इतना
हार्ड वर्क करते हुए देखा था, इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा था, तब मैंने सोचा कि हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को मात दे सकता है। तो बस वो हार्ड वर्क मैंने पकड़ लिया और उस हार्ड वर्क को पकड़ के ही मैं आज तक बस अपनी लर्निंग प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में ही चल रहा हूँ कि मुझे सीखना है और सीखना है और काम करना है, सीखना है और काम करना है। तो इसलिए मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, आज तक भी एवरेज स्टूडेंट हूँ। बस मेरी जो सीखने की, लर्निंग की जो प्रवृत्ति है उसी ने मुझे शायद और मेरी लाइफ को सस्टेन कर रखा है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि टैलेंट नाम की लाइफ में कोई चीज़ होती होगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए यदि कोई टैलेंट है या नहीं सामने वाला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि वो हार्ड वर्क कितना करता है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क कीजिए। आपका हार्ड वर्क दूसरे के टैलेंट को किसी न किसी लेवल पर जाकर मात दे ही देगा, जो कि मेरे लिए आज सबसे बड़ा, मेरे लिए एक रामबाण है कि हार्ड वर्क। बस मुझे कोई भी काम मुझे दिया जाता है जो कि मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता, तो मैं अपना रामबाण, ब्रह्मास्त्र यूज करता हूँ, बस वो ये हार्ड वर्क। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत जी की इन पंक्तियों को आपने बखूबी चरितार्थ किया है। पंतनगर के छात्र जीवन से होते हुए एक वैज्ञानिक तक का सफर आपने तय किया है, तो आप सीनियर्स, बैचमेट्स को किस प्रकार से याद करेंगे? और जूनियर्स के लिए, हमारे लिए आप रोल मॉडल हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? यदि मेरे बैचमेट आज मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि थैंक्स। सबसे पहले मैं तो थैंक्स कहना चाहूँगा अपने बैचमेट को, जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की। मुझे जिस समय जो ज़रूरत थी वो मुझे अपने बैचमेट से मिला, और आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई 2010 BSc AG फ्रेंड्स। और मैं इन बैचमेट से यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अचीव किया या जिन लोगों ने अचीव नहीं किया, कि लाइफ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोग ऐसे थे जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते थे, उन्होंने छोटी मोटी जॉब पकड़ ली। मैं अभी भी कहूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और पढ़ने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो यदि आप अभी भी अपनी जहाँ पर जो काम करो उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो काम जाइए और करिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे वो बाहर से मास्टर करने का काम हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में काम करने का काम हो, चाहे वो सिविल की तैयारी हो। तो मैं अपने हर बैचमेट से यही कहूँगा कि यदि मैं कर सकता हूँ तो तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो। और मैं अंत में धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस शो के लिए, कि जो शो आप लोगों ने चालू किया है, ये शो बहुत आगे तक जाएगा। और इस शो ने सच में सारे एलुमनाई को, जो कि कहीं ना कहीं दूर दूर देशों में या अपने ही देश में अलग अलग जगह थे, उनको आपस में कनेक्ट करने का और उन मेमोरीज को याद करने का, जो कभी उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD के दौरान पंतनगर में जी थी, उन मेमोरीज को फिर से रिवाइव करने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने भी चाहे मुझे 5 मिनट सुना या लास्ट तक सुना, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्स ऑफ पंतनगर को बहुत बहुत बधाई। आपका पेज भी, आपका प्रोग्राम भी देश विदेश के कोने कोने तक जाएगा, हर उस पंतनगर के लोगों तक पहुंचेगा और उन पंतनगर के लोगों को एहसास दिलाएगा कि you were the stars of Pantnagar, you are the stars of Pantnagar, and you will be the stars of the Pantnagar forever, ever and ever. We thank our title sponsor, Endoin Business Group, for making this podcast possible. आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर की प्रोडक्शन इंटर्न मनीषा चमोली जी ने की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर विकास मंगल, जिनसे बात करके हमने आज काफी कुछ सीखा और एहसास किया कि किस तरह से मजबूत इरादों से और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पे किस तरह से अपने आप को सफलता के पायदानों पे चढ़ाया जा सकता है और किस तरह से अपनी उस सफलता से सोसाइटी को भी बेनिफिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे
आज ही के दिन, आज ही के समय स्टार्स ऑफ पंतनगर में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए सितारे के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग।